तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो क्लास का जो मकसद है ना, जो हमारा है सिंध पब्लिक सर्विस के जो पेपर्स हैं, पीसीएस का सिलेबस वगैरह हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस सिलेबस में असल में है क्या क्या और क्या चीज़ें में रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस। ठीक है, जिसमें उन्होंने ना अपडेट करके रखा है। अब मतलब सारे जो सीएसएस के सब्जेक्ट्स थे, वो सारे सब्जेक्ट अब हमारे ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीसीएस में आ गए हैं। तो कंपलसरी सेम ही है। मैं आपको थोड़ी यहाँ डिटेल बता देता हूँ इनकी कि किस तरह से। अब यहाँ पर आ जाएंगे ना कि इनका जो है, अब पीसीएस में तो मतलब बहुत सारा अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स मेल्स भी। ठीक है, और जिनकी रेजिडेंसी सिर्फ सिंध की डोमिसाइल हो, डोमिसाइल जो परमानेंट डोमिसाइल सिंध का हो, वही एलिजिबल हैं। और इनका फॉर्म वगैरह ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, और उनका चालान वगैरह, चालान में क्या होता है, आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ वैक्सीनेशन, और जो एसपीसी का अकाउंट लगा होता है उसी के थ्रू फीस सबमिट करते हैं। और उसकी जो फीस है वो है 1,000 ही है। और इसकी उम्र भी ना वही सीएसएस की तरह ही है, मतलब के मतलब 21 साल एज हो, और 30 तक। 30 मतलब एज अगर सेट 1 सितंबर से आगे हो जाएगी फिर तो अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन 1 सितंबर से पहले अगर उसकी 30 एज है तो वो फिर अप्लाई कर सकता है। इसमें क्लियरली मेंशन इट इज नॉट टू लॉ लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन द 1 सितंबर ऑफ द ईयर एडवर्टाइजमेंट ईयर। मतलब कि जो ईयर की होगी ना एडवर्टाइजमेंट, उस हिसाब से। और अगर कोई मतलब वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट वो है एम्प्लॉयर है, तो उसे कम से कम ना 4 साल की वो होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। जिसकी 4 साल सर्विस होगी ना, वही है ना यहाँ पर ये कर सकता है वो अप्लाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो है ना, 35 की एज तक। उसके अलावा जो उनके वो सेंटर्स वगैरह हैं, वो आप कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, बीरपुर खास में इनके सेंटर्स वगैरह हैं। अब यहाँ पर ना आप थोड़ी इस बात को गौर करने, अब कह रहा है कि सिलेबस जो सब्जेक्ट्स का है ना, वो मतलब के रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, और एवरी कैंडिडेट मतलब है, मतलब जो सारे सब्जेक्ट को कंपलसरी देगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ आपको ना 400 नंबर के सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। ठीक है, और मतलब टोटल वैसे ना सीएस में मतलब 600 है ना, लेकिन यहाँ पीसीएस में आपको सिर्फ 400 सब्जेक्ट मतलब ऑप्ट करने होते हैं। 600 कंपलसरी होते हैं। ठीक है, 600 के नंबर के 6 सब्जेक्ट कंपलसरी है, और बाकी आपके जो है कम ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ आपको 400 नंबर्स के पूरे करने होते हैं। और वाइवास होता है उनका 200 का होता है। ठीक है, और कंपलसरी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, ऑप्शनल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ बिल्कुल एक ही है। और बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो हमें मतलब ऑप्ट करने होते हैं। अब ये तो ये एक तो इंग्लिश ऐसे हो गया कंपलसरी में, और इंग्लिश प्रेस की कंपोजिशन। दूसरा जनरल पेपर होता है। ठीक है, वो सिंधी या फिर उर्दू में। ठीक है, मतलब जो उर्दू स्पीकिंग है तो वो उर्दू में ऑप्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और जो सिंधी वाले हैं वो सिंधी में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेपर नंबर 4 है आपका करंट अफेयर, यहाँ पर देखो ना करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स मिक्स ही आता है। मतलब के मतलब कुछ सवाल करंट अफेयर्स के होंगे और कुछ सवाल पाकिस्तान सीएस में। दो इन दोनों का अलग अलग पेपर होता है, लेकिन यहाँ पीसीएस में मेन दोनों का एक साथ पेपर होता है। उसके अलावा सब्जेक्ट नंबर 5 जो है वो जनरल साइंस एबिलिटी है। वो सिर्फ आपने क्या, वो 100 का है। ठीक है, उसके अलावा इस्लामिक स्टडी, वो भी आपकी 100 की है। ये है 600 नंबर के। ठीक है, उसके अलावा हम अब आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ना क्या कहते हैं कि आपने 400 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरे करने। अगर कोई स्टूडेंट 200 का कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहा है, जैसे अकाउंटिंग, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से, तो वो 200। अगर जिनका ना मतलब कि साइंस से बैकग्राउंड है या मतलब स्पेशल फील्ड से नहीं है, तो जहाँ तक मेरी सजेशन है वो यहाँ जिस जैसे सीएसए में पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं या आया, तो वो यहाँ भी वही सब्जेक्ट ऑप्ट करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट जिनका मतलब कोई जनरल बैकग्राउंड हो ना,
वो भी अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसे पेपर अच्छा सा कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात इसकी, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको ना इनका मटेरियल बहुत अच्छे से मिल सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ऑथेंटिक जो सोर्सेस है ना, आपको वो बहुत अच्छे से मिलते हैं इनके, और आप इसे ना अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और कोशिश यही करें आप इसे ना, जैसे आपने सीएस में आईआर रखा हुआ है तो यहाँ भी आप आईआर ही रखें, क्योंकि आईआर वाला सारा बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है तो पॉलिटिकल साइंस वहाँ भी 200 का है, यहाँ भी 200 का है। तो ये भी आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब उसके अलावा बाकी हम आ जाते हैं, ये तो सारे, उसके अलावा जो ग्रुप नंबर 3 है आपका, ग्रुप नंबर आपका जो 3 है, अब इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। अब देखो, अगर आपने किसी ने 200 का लिया है ना, तो बाकी आपको सिर्फ दो ऑप्ट करने हैं। अब देखो सीएसएस में तो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। हम मतलब एक हम हिस्ट्री से लेते हैं, एक हम जनरल स्टडी, एनवायरमेंट साइंस या बॉटनी जूलॉजी से लेते हैं, और एक हम कोई आगे से वाले दूसरे ग्रुप से लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर आपको पीसीएस में ना दो सब्जेक्ट ऑप्ट करने होंगे 200 के अलावा। ठीक है, सिर्फ आप कितने सब्जेक्ट करने होंगे आपको? सिर्फ दो सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन है कि यही दूंगा कि जिनका फॉर एग्जाम्पल बॉटनी जूलॉजी से या इंग्लिश लिटरेचर से या क्या कहते हैं जनरल स्टडी या एनवायरमेंट साइंस से बैकग्राउंड है ना, तो वो तो अपने बैकग्राउंड को ही ऑप्ट करे। ठीक है, इस ग्रुप से। मतलब कहने का मतलब कि ये जो ग्रुप नंबर आपका जो है ना, ग्रुप नंबर 5, इसी में आपका वही सब्जेक्ट बनता ले जिनका बैकग्राउंड है जो, ठीक है, जो आपका बैकग्राउंड है। अब आवाज तो आपको क्लियर आ रही है अब मेरी? चलो कोशिश करूंगा मैं अपना ना लाउड स्पीकर अपना कुछ ज्यादा ही बोलूं, थोड़ा सही से करके। अब जो आपका कुछ ग्रुप नंबर 5 है ना, ग्रुप नंबर 5 में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, तो उनमें से आपको ना मैं सजेशन है कि ये दूंगा कि देखो, आपने 200 का एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया, जैसे आपने कोई पॉलिटिकल साइंस रखा, किसी ने आया रखा, या किसी का अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो वो अकाउंटिंग रख ले, या किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है तो वो इकोनॉमी रख ले। ठीक है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें इनमें मैं सजेशन आपको ये दूंगा, अगर आपने आपका बैकग्राउंड बॉटनी जूलॉजी एग्रीकल्चर से नहीं, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो सबसे बड़ा जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी का मटेरियल आपको अच्छा मिल जाता है, और उनका हमें काफी सारा पता होता है। उन जनरल स्टडी का मतलब उनको जो इश्यूज होते हैं हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं, उनका हमें आइडिया होता है, या हम न्यूज़पेपर देखते रहते हैं, या आर्टिकल्स वगैरह में भी ना। तो एक सब्जेक्ट ना, एक ये बेस्ट है। दूसरा एनवायरमेंटल साइंस, अगर किसी के साइंस से बैकग्राउंड है तो वो फिर एनवायरमेंटल साइंस पे ही आ जाए। और जिनका स्पेशली बैकग्राउंड है ना, क्या कहते हैं, बॉटनी जूलॉजी, फिर तो वो वही रखे। उसके अलावा हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 6 में। अब यहाँ में इंटर लॉ और इंटरनेशनल। अभी आवाज आ रही है आपको क्लियर मेरी? अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सुनने में? तो अब जो ग्रुप नंबर 6 है ना आपका, जिसमें लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मॉडर्न लॉ, मुस्लिम लॉ और क्रिमिनोलॉजी या फिलोसफी। अब जिस बंदे ने सीएसएस में क्रिमिनोलॉजी रखी है वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और जिन्होंने कॉन्स्टि पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है मुश्किल है, तो फिर आप ना क्रिमिनोलॉजी पे आ जाए। क्रिमिनोलॉजी भी एक वेल एंड गुड सब्जेक्ट है। इसमें सबसे बड़ा होता है क्रिमिनल का बेनिफिट क्या है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ तो एक तो जनरल हमें पता है थोड़ा बहुत ही, क्रिमिनल एक्टिविटी किस तरह से होती है, क्यों होती है हमारे सोसाइटी में, और इनका क्या रोल है। और जो जैसे थ्योरीज वगैरह हैं, या इनका मटेरियल हम ये कह सकते हैं हमें बड़ा अच्छा सा मिल सकता है, पढ़ने के लिए भी, रिसर्च करने के लिए भी मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिनकी कोई फील्ड है पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने पढ़ा हुआ है या जिन्होंने सोशल साइंस पढ़ी हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पॉलिटिकल साइंस के रख सकता है। नहीं तो फिर क्रिमिनोलॉजी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास।
अब आ जाते हैं ग्रुप नंबर 7 में आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 7 में तो आपका एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी और ये है। देखो अगर आपने ना पॉलिटिकल साइंस 200 का सब्जेक्ट रखा हुआ है ना, 200 का ठीक है रखा हुआ है, फिर तो आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आप क्रिमिनोलॉजी पे आ जाएं, डेंजर स्टडी पे आ जाएं, या हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री में आ जाएं आप, या फिर जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है वो तो बिजनेस स्टेटमेंट या मर्टन लॉ रख ले, या इनमें से किसी का नहीं है तो फिर साइकोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट आपको सीएस में बड़ा अच्छा सा स्कोर देते हैं, बड़े अच्छे नंबर देते हैं आपको ये चारों सब्जेक्ट्स। तो इनमें से कोई एक रख लें, या फिर आप उसी ग्रुप में आ जाएं, आप क्या कहते हैं अपना क्रिमिनोलॉजी वाले ग्रुप में, या फिर यहाँ जनरल स्टडी के, या फिर हिस्ट्री में यूएस हिस्ट्री भी है, यूरोपियन हिस्ट्री भी है, और इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। अब इसकी मैं थोड़ी डिटेल को यहाँ भी देख लेना। अब यहाँ है कि नोड 1 में क्या क्वेश्चंस पेपर जो होगा उर्दू और सिंधी शुड बी आंसर्स इन द रेस्पेक्टिव मतलब के लैंग्वेजेस, मतलब कि देखो ना जो पेपर, जो जनरल पेपर होगा ना आपका उर्दू का या हिंदी का, तो वो डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पे। अगर आप सिंधी अच्छा लिख सकते हैं तो आप सिंधी में अच्छा ऑप्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं उर्दू बहुत अच्छी लिख सकता हूँ एज कम्पेयर टू सिंधी से, तो आप फिर सिंधी को छोड़कर आप उर्दू ऑप्ट करें, उर्दू को अच्छा सा लिखें। और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जाहिर सी बात है वो तो फिर इस्लामिक स्टडी को छोड़कर कंपेयर का जो क्या कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी है, जो नॉन मुस्लिम रिलीजन्स के लिए वो रख लें। उनके अलावा क्या अब यहाँ पे ना कि ये नोट नंबर 2 अगर आप देखें ना गौर से, कि देयर विल बी 2 पेपर्स 100 मार्क्स फ्रॉम ईच ऑफ द सब्जेक्ट, एंड एवरी 2 मार्क्स 200 मार्क्स ईच पेपर विल बी अप टू 3 हॉर्स ड्यूरेशन। मतलब कि जो 3 घंटे का पेपर होगा वो भी, जो 200 का पेपर होगा वो भी 3 घंटे का होगा, और जो 200 मतलब कि 200 नंबर्स के जो पेपर होंगे ना, वो भी आपके 3 3 घंटे के पेपर होंगे, मतलब 3 घंटे का पेपर आपका सुबह होगा, 3 घंटे का आपका दोपहर में होगा। अब दूसरा है कि कैंडिडेट रिक्वायरमेंट ऑप्शनल आइदर द जनरल पेपर इन सिंधी और जनरल उर्दू। अब वो डिपेंड, वही बात है ना कि अगर आप सिंधी में जो एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, वो सिंधी में लिखें। अगर किसी को उर्दू में अच्छा लग रहा है तो फिर आप उर्दू में उसे आप ऑप्ट करें। एक चीज तो यहाँ पर यही है। उसके अलावा बाकी सिलेबस है, सिलेबस तो आपने सबने वैसे भी इसका देखा हुआ है। इंग्लिश ऐसे में ये है कि आपने कोई भी एक अच्छा मतलब वो टॉपिक आप चूज करें जो आप अच्छा सा लिख सकते हैं। और मैं बार बार यही कहूँ ऐसे के लिए, जब भी आप अपनी तैयारी करें, जब भी आप ऐसे की मतलब कि उसे तैयार करें, तो कोशिश आप ये किया करें कि आपने जब भी कोई टॉपिक आपने अटेम्प्ट करना है, जब भी आपने कोई टॉपिक तैयार करना है ऐसे का, तो आपने बराए मेहरबानी करें आप उसे हर एंगल से तैयार किया करें। ये नहीं कि सर किसी टीचर ने या पास पेपर में आपसे चैलेंजेस हैं तो आप सिर्फ चैलेंजेस लिखें, नहीं आप उसकी रिकमेंडेशंस लिखें, इम्पैक्ट्स लिखें, काजेज लिखें, ताकि पेपर में आपसे कोई एक ही एरिया पूछ लेता है। तो ऐसे तरीका सबसे बड़ा जो आसान तरीका है, उसमें आप ना मतलब जब भी तो कोई टॉपिक प्रिपेयर करें, उसकी आप हर एक एंगल को देखें, हाँ हर एक एरिया को देख लें, देन आप उसे ऑप्ट करें। और जब आप ऐसे लिखने की कोशिश करें, तो उसी में पहले अपना पहले शुरू नहीं, डायरेक्ट लिखा ना करें, पहले आप उसे रफ कर लिया करें। रफ में जो आपकी जो आउटलाइंस वगैरह ना, उससे आप सीरीज के साथ लिखें। और जो जो आपको आइडियाज नजर आए ना, मतलब जो भी आपको आइडियाज मिल रहा है ऐसे के वाले, पहले आप वो तो रफ आउट कर लें, आप उसे रफ कर लें, ताकि आप ये ना हो कि गलती वो आप पेपर में करें या अटेम्प्टिंग दौरान आप कर, जब आप पेपर आप ऐसे अटेम्प्ट करें, जब आप रफ ऐसे कर लेते हैं फिर आपको आइडिया होता है कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ कौन सी लिखनी है, सेकंड पैराग्राफ कौन सी लिखनी है, थर्ड पैराग्राफ कौन सी लिखनी है, सीक्वेंस के साथ लिखा करें। फिर बड़ा आपको अच्छा सा मटेरियल मिल जाता है, बड़ी आपको अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऐसे के हवाले से। तो ये बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश कंपोजिशन में तो वही है कि आपकी मतलब कि 20 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग होता है, और रीडिंग कंपोनेंट्स। अभी देखो ना, प्रेसी राइटिंग के लिए ना मैं आपको एक बुक सजेशन रिकमेंड करूंगा। पहले तो आपको ग्रामर आपकी अच्छी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप ना किसी चीज़ को 1/3 करें, या फिर सेंटेंस आपको अच्छा सा लिखना आना चाहिए। काफी लोगों का मसला ये होता है कि सेंटेंस लिखना नहीं आ रहा। देखो ऐसे लिखने के लिए अपना आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। देखो जब हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे में तो हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में हमारा क्या आता है, सेंटेंस आता है, सेंटेंस में हमें क्या आता है, हमारा आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है।
जब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो तो हम आप किस तरह से इंप्रूवमेंट करेंगे पैराग्राफ को या सेंटेंस को? तो कोशिश किया करेंगे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक कर लिया करें। देन सेंटेंस, देन फिर अगर आप पैराग्राफ अच्छी लिख सकते हैं तो आप अच्छा खासा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रेसी राइटिंग लेना, डोलिन की बुक है, प्रेसी राइटिंग बाय डोलिन की बुक है। छोटी सी बुक है और 70-80 रुपए की बुक मिलती है। इस बुक में काफी सारे बेनिफिट्स मिला आपको, उसमें रूल्स रेगुलेशन है प्रेसी की, प्रेसी किस तरह लिखनी चाहिए और प्रेसी में क्या क्या आता है और किस तरह से हमें लिखना होता है। ये सारी चीजें आपने देखनी होंगी यहाँ पर प्रेसी के लिए ना। और किसी को यहाँ पर कोई सवाल है जो आपको समझ में ना आए या जो आपको कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या उसके अलावा बुक वगैरह तो रिकमेंडेशन सारी यही है आपके साथ। और ये मैं आपके साथ सिलेबस, आप तो पेपर हिंदी का भी यही सिलेबस है, उसमें लैंग्वेजेस वगैरह के हवाले से यहाँ जो ग्रामर, जैसे हमारा ग्रामर का पेपर होता है ना, इंग्लिश कंपोजिशन का, सेम पेपर यहाँ पर ही होता है। तो यहाँ पर कोई आपका कोई सवाल या जो आपको चीज समझ में ना आए तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा मिसबा, आपका कोई सवाल है यहाँ पर कोई जो आपको समझ में ना आया हो या जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हो सिलेबस के हवाले से, तो वो मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। मिसबा, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को यहाँ पर ना वाइंड अप कर लेते हैं। फिर शायद आपके पास नेटवर्क का इशू होगा इसलिए, या फिर ये ना, तो मैं ना ये फिर आपको ना लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ मैं चैनल पर अपने पे, तो वहां से अपना फिर इजीली देख सकती हैं। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज गाइस, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग में जरूर आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।